जीपीएफ पर एक वीडियो पहले ही डाली जा चुकी है। उसमें हम बात कर रहे थे कि एडवांसेस अगर जीपीएफ से निकालने हो तो रूल 12 में ये इन कारणों से ही जीपीएफ निकलेगा। इलनेस, एजुकेशन, ओब्लिगेटरी एक्सपेंसेस या लीगल प्रोसीडिंग्स हो या अपनी डिफेंस में कोई प्रैक्टिशनर नियुक्त करना हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल और पिलग्रिमेज, बस। लेकिन कितना एडवांस निकलेगा इसके भी नियम है। तो नॉर्मल क्या है, 12 मंथ पे या फिर 3/4 ऑफ अमाउंट ऑफ क्रेडिट, जो भी इनमें से कम है। जो आपकी 12 महीनों की सैलरी है वो, या फिर जितना अमाउंट इकट्ठा हो चुका है जीपीएफ में उसका 3/4, इन दोनों में से जो भी कम है वो उतने तक का अमाउंट निकाला जा सकता है। और जब आप ये एडवांस निकाल लोगे तो इसकी वापस भरपाई के लिए इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी मंथली, और ज़्यादा से ज़्यादा 60 किस्तें बन सकती है। और इन किस्तों के थ्रू आपको ये पैसा वापस डालना है जीपीएफ के अंदर। कंसोलिडेशन ऑफ एडवांसेस, अगर आपने एक एडवांस पहले से ही ले रखा था, उसकी किस्त चल रही है और किसी दूसरे कारण की वजह से, इनमें से एक कारण एक बार यूज होगा, उसके बाद दूसरे कारण की वजह से फिर से एडवांस निकालोगे तो जो आपकी इंस्टॉलमेंट चल रही थी उसको फिर से फिक्स किया जाएगा आउटस्टैंडिंग बैलेंस के आधार पे। सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन है? नो डॉक्यूमेंट प्रूफ इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय द सब्सक्राइबर, सिंपल डिक्लेरेशन बाय द सब्सक्राइबर एक्सप्लेनिंग द रीज़न। यहाँ पर जो आप कारण बताओगे एडवांस क्यों चाहिए, वो सिर्फ आपको लिखित में दे देना है, कोई उसका प्रूफ नहीं देना है और एडवांस आपका निकल जाएगा। इसी तरह से जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, पीपीएफ में से भी लोन ले सकते हैं। और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं जीपीएफ। रिकवरी शुड कमेंस विद इशू ऑफ पे फॉर द मंथ फॉलोइंग द वन इन विच द एडवांस वाज ड्रॉन। रिकवरी जो आपकी शुरू हो जाएगी किस्त के रूप में, सैलरी में से एक वो पार्ट कटने लग जाएगा, जीपीएफ में जाने लग जाएगा। वो कब इश्यू होगी? फॉलोइंग मंथ में शुरू हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने एडवांस पैसा अप्रैल में लिया है तो मई की जो 31 तारीख है जब आपकी सैलरी आएगी, उस 31 मई से आपका पैसा रिकवर होना शुरू हो जाएगा जीपीएफ के लिए। द रिकवरी ऑफ प्रीवियस एडवांस विल कंटिन्यू टिल द रिकवरी ऑफ द कंसोलिडेटेड अमाउंट कमेंसेस। और ये जो पीरियड था आपका 31 मई आने तक का, अप्रैल से, इस पीरियड में वो किस्त तो कटेगी ही जो पिछले एडवांस के लिए बनी थी, उस किस्त को नहीं रोका जाएगा। जीपीएफ से विड्रॉल, अभी हम पढ़ रहे थे एडवांस पैसा निकाल लेना जिसको आप वापस डाल दोगे बाद में एक लोन की तरह। लेकिन अब बात हो रही है विड्रॉल की। विड्रॉल यानी पैसा निकाल लिया जिसे अब वापस देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये विड्रॉल कब कब हो सकता है, पहले पढ़ते हैं। पर्पज़, एजुकेशन, किसी भी तरह की और किसी भी इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन करानी हो अपने डिपेंडेंट की तो आप विड्रॉल निकाल सकते हो। ओब्लिगेटरी एक्सपेंसेस के लिए निकाल सकते हो, इलनेस के लिए विड्रॉल ले सकते हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल खरीदने के लिए निकाल सकते हो। तो ये पर्पज़ थे 1 से 4। अब अगले पर्पज़ पढ़ते हैं नंबर 5 से। बिल्डिंग या फिर एक्वायरिंग ऑफ हाउस या फ्लैट। 6 पर है हाउसिंग लोन, अगर ले रखा हो उस लोन का भुगतान करना हो। परचेसिंग ए हाउस साइट मतलब वो जगह, वो प्लॉट वगैरह खरीदना हो जहाँ पर घर बनाना है, कंस्ट्रक्शन करनी हो या रिकंस्ट्रक्शन करनी हो, हाउस को तोड़ फोड़ करके ठीक से बनाना हो, रीनोवेट करना हो, तो ये 5 से 10 तक जो है हाउस से संबंधित है। और अगर हाउस जो है आपका एंसेस्ट्रल हाउस है जो आपके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो एक प्रूफ देना पड़ेगा जिससे साबित हो कि आप ही इनहेरिटर हो इस प्रॉपर्टी के। अब 11 से पढ़ते हैं हम कि अगर परचेस करनी हो कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर वगैरह, अगर मोटर कार को रिपेयर कराना हो, अगर मोटर कार वगैरह के लिए बुकिंग करके आए हो, पैसे दे करके आए हो खरीदने के लिए, तो उस बुकिंग पर जो डिपॉजिट देकर आना है उसके लिए भी आप विड्रॉल निकाल सकते हो। तो ये कारण थे 11 से लेकर 13 कार वाले, व्हीकल वाले। और नंबर 14 है
कि रिटायरमेंट के 2 साल बचे हैं तो आप विड्रॉल निकाल सकते हो बिना कोई रीज़न बताए, ये ध्यान रखना। तो अब हमने वो तो पढ़ लिया, लेकिन लिमिट क्या है, कितना विड्रॉल निकलेगा। जो आइटम नंबर 1 से 4 थे, एजुकेशन, ओब्लिगेटरी, इलनेस और कंज्यूमर ड्यूरेबल, इनके लिए 12 मंथ्स पे और 3/4 ऑफ द बैलेंस विच एवर इज लेस, ये निकाल सकते हो। लेकिन इलनेस की बात हो, बीमारी की बात हो, तो 90% तक भी निकाल सकते हो। आइटम नंबर 1 to 4 के लिए हमने देखा 1 साल की सैलरी या फिर बैलेंस का 3/4 तक निकाल सकते हो, जो भी कम है। और आइटम नंबर 5 to 10 जो हाउस से संबंधित थे, वहाँ पर 90% जो बैलेंस आपका है जीपीएफ में, वहाँ तक निकाल सकते हो। 11 to 13 में जो हमने अभी देखे थे कार वाले, उसमें 3/4 ऑफ बैलेंस, जो आपका बैलेंस इकट्ठा हो रखा है उसका 3/4 तक निकाल सकते हो। या फिर कॉस्ट ऑफ व्हीकल तक, जो इतने का व्हीकल आपका पड़ रहा है उतने तक का जोन सा लेस है वो इनमें से मिल जाएगा। आइटम 14 यानी रिटायरमेंट के लिए 2 साल बचे हैं तो 90% तक अपना बैलेंस निकाल सकते हो। 10% कब मिलेगा, जब रिटायर हो जाओगे। एलिजिबिलिटी, देखो एलिजिबिलिटी भी होनी चाहिए विड्रॉल निकालने के लिए। वो क्या है, अगर 10 साल की सर्विस हो चुकी है तो आइटम नंबर 1 to 4 के लिए विड्रॉल मिल सकता है। अगर आइटम नंबर 5 to 10 यानी हाउस बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए विड्रॉल, तो कभी भी ले लो ड्यूरिंग द सर्विस। कार के लिए 10 साल की सर्विस होनी ज़रूरी है, तभी एलिजिबिलिटी मिलेगी। आइटम 14 वो जो रिटायरमेंट वाला था, अभी देखा हमने कि 12 महीने बचे हैं रिटायरमेंट को, तभी निकलेगा। एक विड्रॉल अलाउ होगा एक पर्पज के लिए। मैरिज और एजुकेशन ऑफ डिफरेंट चिल्ड्रन और इलनेस, यानी आपके चिल्ड्रन की अलग अलग चिल्ड्रन है, अलग अलग की मैरिज हो रही है, तो वो अलग पर्पज माने जाएंगे। अलग अलग को आप एजुकेशन पे भेज रहे हो तो वो अलग पर्पज माना जाएगा। उसी तरह अगर आपका एक घर है उसके लिए विड्रॉल किया था, आप दूसरा घर लेना जा रहे हो तो ये एडिशनल में माना जाएगा, इसे फ्रेश ट्रीट किया जाएगा, ये डिफरेंट पर्पस माने जाएंगे। उसी तरह से पहले बिट्रोथल के लिए अगर मान लो आपने लिया था और अब मैरिज के लिए ले रहे हो तो ये अलग माने जाएंगे। अब ये इम्पोर्टेंट याद रखना, क्या एडवांस और विड्रॉल एक ही टाइम पर सैंक्शन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। या तो एडवांस ले लिया तो ले लिया तो विड्रॉल नहीं मिलेगा, और विड्रॉल ले लिया तो अब एडवांस नहीं मिलेगा। तो अभी मेरी बातों में कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो ये टेबल आराम से वीडियो रोक करके देख लेना, इस टेबल को रट लेना, समझ में आ जाएगा। डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, जीपीएफ अकाउंट जब खुलवाते हो तो एक इंश्योरेंस लिंक होता है। अगर 5 साल की सर्विस हो चुकी थी, पहली कंडीशन ये, और जो आपका बैलेंस है क्रेडिट वाला वो इन वाली लिमिट से नीचे नहीं हो, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हो कि 5 साल की सर्विस हो गई थी और इतने से ज़्यादा पैसा खाते में पड़ा था, तो आप और सब्सक्राइबर मर जाए तो ऐसे में फैमिली को डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम के तहत एक राशि का भुगतान किया जाएगा एट एनी टाइम ड्यूरिंग द 3 years प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ डेथ। ये क्या मतलब हुआ, ये जो अमाउंट है आपका, ये अमाउंट कब होना चाहिए, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द 3 years प्रीसीडिंग, पिछली 3 साल में अगर इतना से कम अमाउंट रहा होगा तो नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम का फ़ायदा। लेकिन पिछली 3 साल में यह लिमिट बनाए रखी हो, इससे ज़्यादा पैसा रखा हो, और एम्प्लॉई की 5 साल की सर्विस हो चुकी है और वो डेथ हो गया, तो अब फैमिली को ये फ़ायदा मिलेगा। हाँ लिखा है कि रिवाइज्ड रेट जो है इस टेबल के वो 7th पे कमीशन के अनुसार अभी तक आए नहीं है। द एडिशनल अमाउंट विल बी इक्वल टू एवरेज बैलेंस इन द अकाउंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 36 मंथ प्रीसीडिंग द मंथ फ्रॉम डेथ, सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 60,000। जो एडिशनल अमाउंट मिलेगा फैमिली को वो कितना होगा, एवरेज बैलेंस निकाला जाएगा पिछले 36 महीनों में, डेथ होने से पिछले महीने से लेकर के देखा जाएगा, और पिछले 3 साल में जो एवरेज रहेगा ना, एवरेज जो जीपीएफ में पड़ा था पैसा उसका एवरेज, उतना अमाउंट एडिशनल दे दिया जाएगा।
लेकिन कितनी लिमिट है उसकी भी 60,000 रुपये तक ही एडिशनल अमाउंट दिया जाएगा। अब किसी का यह एवरेज बैलेंस ज़्यादा बन रहा हो तो भी उसे 60,000 ही दे दिया जाएगा उसकी फैमिली को। पेमेंट्स विल बी मेड बाय अकाउंट ऑफिसर इन होल रुपी, नियरेस्ट रुपी के करीब राउंड ऑफ किया जाएगा। अगर टेन्योर बेस वाले एम्प्लॉय हो, री एम्प्लॉयड पेंशनर हो, तो फिर उनकी जो डेट है वो कब से काउंट होगी? जो उनकी डेट है वो उनकी री एम्प्लॉयमेंट की डेट से या टेन्योर अपॉइंटमेंट की डेट से काउंट होगी। तो अगर 3 साल नहीं हुए होंगे री एम्प्लॉयड पेंशनर को, तो ये एडिशनल जो है डिपॉजिट लिंक स्कीम का पैसा नहीं भुगतान किया जाएगा फैमिली को। इसके बाद है द स्कीम डज नॉट अप्लाई टू पर्सनस अपॉइंटेड टू कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए नहीं है। लेकिन ये जो टेन्योर बेसिस हैं ये कौन से हैं? ये सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं जो कुछ टेन्योर के लिए मान लो डेप्यूटेशन पे आए हो, उस टाइप के एम्प्लॉयज़ हैं। एडमिशिबल ऑन डेथ आफ्टर द वर्किंग आवर ऑफ द, ये बात ध्यान रहे कि जिस दिन वो बंदा रिटायर हो रहा है या सर्विस छोड़ रहा है उसी दिन ही वो लुढ़क जाए तो भी यह जो है बेनिफिट मिलेगा। अगर वो मिडनाइट के 12 बजने से पहले अगर उसकी डेथ हुई है तो बात समझ गए होंगे, आसान सी है। इन द केस ऑफ मिसिंग एम्प्लॉयज़, अगर एम्प्लॉय ही गुमशुदा हो जाए तो 7 साल तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में यह एडमिशिबल होगा। साथ में एक कोर्ट का आदेश भी लगाना होगा कि एम्प्लॉय को डेथ माना जाए, तभी यह पैसा आपको, कौन सा पैसा, एडिशनल जो मिलता है डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम का मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, पसंद आई है तो, और आगे कमेंट करना कि क्या वीडियो बनाऊं, किस टॉपिक पर।